साधना अपने पति राजेश और ननंद सीमा के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। सीमा की बेशर्मी की कहानी पूरे गांव में फैली हुई थी। साधना का पति गांव में एक छोटी सी दुकान चलाता था। साधना अपने घर के कामकाज में बिजी रहती, लेकिन सीमा की हरकतें अक्सर उसकी शांति को भंग कर दिया करती। कुछ टाइम पहले सीमा अपनी चाची के पास शहर चली गई थी, लेकिन वहां से भी लौट आई। उसके रंग ढंग बोलचाल सब कुछ अलग था। एक दिन वो छोटे कपड़े पहनकर अपने कमरे से निकलती है। तभी साधना बोलती है, नन्नत जी, आपने ये क्या पहन रखा है? आपको पता है ना कि हमारे गांव में लड़के ऐसे छोटे छोटे कपड़े नहीं पहनती हैं। भाभी, जरूरी नहीं है कि गांव वाले जो चीज नहीं करते वो चीज मैं भी ना करूं। इसका मतलब है आपको अपने भैया की इज्जत की कोई फिक्र नहीं है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर लोग आपको ऐसे कपड़े में देखेंगे ना तो आपके भैया के संस्कारों पे उंगली उठाएंगे। भाभी, गांव में रहकर आपकी सोच भी गांव वाली जैसी ही हो गई है। अब शहर में आई हूँ मैं, और मैंने वहाँ का रंग देख लिया है। हम लोग बहुत पुराने जमाने में जी रहे हैं। जब मुझे इस कपड़े को पहनने में कोई परेशानी नहीं है, तो आपको क्यों परेशानी हो रही है? मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया। आप ये छोटे कपड़े पहन के घर से बाहर नहीं जाएंगी, और जाइए कपड़े बदल लीजिए। कुछ दिनों के लिए शहर क्या गई, आप तो घर के तौर तरीके ही भूल गई हैं। भाभी देखिए, आप हद में रहकर बात करिए। आप मेरी माँ नहीं है, बल्कि इस घर की बहू हो और मेरी भाभी हो, तो वही बनकर रहिए। माँ बनने की कोशिश मत करिए। सीमा अपनी भाभी की एक भी बात नहीं सुनती और वो छोटे कपड़े पहनकर गांव में निकल जाती है। गांव में जैसे ही लोग उसे इन कपड़ों में देखते हैं तो बातें बनाने लगते हैं, लेकिन सीमा पर इन बातों का कोई असर नहीं होता और वो अपनी मौज मस्ती में चली जा रही थी। तभी एक सुनसान जगह पर कुछ लड़के आकर उसे छेड़ने लगते हैं। सामने से आ रहा उसका भाई राजेश ये सब कुछ देख लेता है और वो उसके पास जाता है और उस गुंडों को मारकर वहाँ से भगा देता है और अपनी बहन को ऐसे कपड़े में देखकर बोलता है, सीमा, तू बेशरम है, लेकिन इतनी बेशरम निकलेगी मैंने कभी सोचा नहीं था। अरे, ऐसे कपड़े पहन के तू बाहर निकल गई? तेरी भाभी ने तुझे रोका नहीं क्या? ऐसे कपड़े पहन के हमारे घर की बहू बेटी बाहर नहीं जाती है। अगर मैंने भैया को बोल दिया कि ये कपड़े मैं अपनी मर्जी से पहन कर आई हूँ, तो वो मुझे और डांटेंगे। आगे डांट सुनने से अच्छा है क्यों ना सारा इल्जाम भाभी पर डाल दिया जाए। थोड़ा बहुत तो उनको भी सुनना चाहिए ना। मुझे आज उन्होंने बहुत सुनाया था ना। मैंने तुझसे कुछ पूछा है, तू मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही है? ये भूत बनकर चुपचाप खड़ी क्यों है? भैया, मैं क्या करती? मैंने भाभी से पूछा था कि भाभी, ये कपड़े ठीक तो लग रहे हैं ना? गांव में कोई कुछ बोलेगा तो नहीं? क्योंकि मैं वैसे ही बेशरम नाम से बदनाम हूँ। तो भाभी ने बोला, नहीं, तुम्हारे कपड़े तो एकदम ठीक लग रहे हैं। अब तुम शहर से आई हो तो थोड़े बहुत मॉडर्न कपड़े पहना तो बनता है ना। कोई कुछ नहीं बोलेगा तो मैंने पहन लिए। इसमें मेरी क्या गलती? भैया, मैंने तो भाभी की ही बात मानी है ना। उसे तो घर जाकर बताता हूँ। शहर का भूत कुछ ज्यादा सवार हो गया उसके ऊपर, इसलिए तुझे ऐसे कपड़े पहनने से रोका नहीं उसने। राजेश गुस्से में अपनी बहन का हाथ पकड़कर उसे घर ले आता है और साधना को आवाज देकर बुलाता है, साधना, तुम तो अपनी ननद को बेशरम ननद कहती हो, लेकिन इसके साथ रहते रहते लगता है तुम भी बेशरम हो चुकी हो। तुम्हारे ऊपर शहर की ना चाची का भूत सवार हो चुका है। दुकान से भांग वांग खाकर आते हो क्या, जो आते ही मुझ पे बरस पड़े हो? आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ? जिस जगह आपको अपनी बहन को डांटना चाहिए, उस जगह आप मुझे डांट रहे हैं। आखिर मैंने किया ही क्या है? तुम सच में बेशरम होती जा रही हो। गलती करने के बाद भी मुझसे पूछ रही हो कि मैंने क्या किया है। तुमने ऐसे कपड़े पहन के सीमा को बाहर क्यों जाने दिया? रोका क्यों नहीं तुमने उसे? तुम्हारी ऐसी हरकतों के कारण ना उसको बढ़ावा मिलता है। तुमको उसको रोकना चाहिए था, लेकिन तुमने कहा नहीं, ये कपड़े बहुत अच्छे हैं, ये पहनकर बाहर जाओ। मैं सच बोल रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। बल्कि मैं तो नन्ना जी को मना कर रही थी कि वो ऐसे कपड़े पहन के बाहर ना जाए, वरना आपकी बदनामी होगी। लेकिन ये तो बेशरम है, इनके ऊपर मेरी कोई बात नहीं चलती है और ना ही मेरी किसी बात का असर होता है। ये अपनी बेशर्मी में इतनी अंधी हो गई हैं कि ये अपने सारे आरोप मुझ पे डाल रही हैं। मैं किसी की कोई बकवास नहीं सुनूंगा। मैं आखिरी बार तुम दोनों को समझा रहा हूँ। आज के बाद मेरे घर में ऐसी हरकतें हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राजेश बिना सच जाने अपनी बहन सीमा के साथ साथ साधना को भी खरी खोटी सुनाकर वहाँ से चला जाता है। अपने भाई और भाभी को आपस में लड़ता देख बेशर्म ननद बहुत खुश होती है और मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद उसके साथ सविता आती है। साधना सविता की सीमा की बेशर्मी के सारे किस्से बताती है, लेकिन सविता अपनी बेटी से कुछ नहीं कहती। उसे अपनी बेटी पर बहुत गर्व था। वो घुमा फिराकर बस साधना की गलती निकाल लेती थी। एक दिन वो अपने कमरे में बैठी कुछ सोच रही थी। मैंने सोचा था कि माँ जी के आने से परेशानियां कम हो जाएंगी और नन्ना जी की बेशर्मी में भी थोड़ा सुधार आ जाएगा, लेकिन यहाँ तो सासू माँ अपनी बेटी का बखान करते थकती नहीं है। उनकी नजर में तो उनकी बेटी कभी गलत हो ही नहीं सकती है। अब मैं क्या करूँ? तुम दिन में सपने देख रही हो क्या? अकेले अकेले किससे बातें किए जा रही हो?
राजेश जी, जब से आपकी माँ आई है ना, तब से तो मेरा जीना हराम हो गया है। उन्हें तो कभी नन्ना जी में कोई गलती दिखाई देती ही नहीं है, और गलती वो करती है और उसका भुगतान मुझे करना पड़ता है। अरे तुम चिंता मत करो, समय के साथ सीमा सब कुछ सीख जाएगी। थोड़ी जिद्दी है लेकिन समझदार भी है, समझ जाएगी। समझाओ प्यार से उसे। अपने घर की शांति के लिए साधना अपने पति की बात मान लेती है। समय बीतता है। तभी एक दिन सीमा घर में पार्टी करने की योजना बनाती है, जिसका पता चलते ही साधना उस पर ऐतराज जताती है और उससे बोलती है, नन्ना जी, हम लोग ना साधारण लोग हैं, इतना पैसा खर्च करके घर में पार्टी रखने की कोई जरूरत नहीं है। आपके जो भी दोस्त यार हैं, आप उन्हें कहीं बाहर लेके चले जाइए, वही खाना खिला दीजिएगा। बिना बात के आप घर में पार्टी रखेंगी और कहीं कुछ नुकसान हो गया तो सासू माँ और राजेश जी मुझ पे ही चिल्लाएंगे। भाभी, मैंने अपने दोस्तों को बोल दिया है कि घर में पार्टी होगी, क्योंकि गांव में कोई अच्छा रेस्टोरेंट नहीं है ना, इसलिए मैंने घर में सभी को पार्टी देने के लिए बुला लिया है। नन्ना जी, मैं तो इस पार्टी के बिल्कुल खिलाफ हूँ। अगर आपको फिर भी पार्टी करनी है तो आप अपने भैया और माँ जी से पूछ लीजिए। उसके बाद आपको जो करना है आप कर सकती हैं, मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगी। भाभी तो ऐसे नहीं मानने वाली, मुझे कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। सीमा साधना को बहाने से उसके मायके भेज देती है और घर पर एक बड़ी सी पार्टी रखती है, जिसमें दारू शराब सब होता है और गांव के मुकाबले वो बहुत बड़ी चीज थी। वो अपने सभी दोस्तों को बुलाकर पार्टी एंजॉय कर ही रही होती है कि तभी राजेश वहां पर आ जाता है और सभी को नशे में देखकर बोलता है, मेरे घर में ये सब क्या हो रहा है? अगर गांव वालों को इसके बारे में पता चला तो मेरा मजाक बनाएंगे। भैया, मैंने अपने दोस्तों को एक छोटी सी पार्टी देने के लिए बोला था, तो भाभी ने कहा कि बाहर पैसे वेस्ट करने से अच्छा है कि घर में ही पार्टी कर लो, रेस्टोरेंट के पैसे भी बच जाएंगे और तुम्हारे साथ साथ मैं भी एंजॉय कर लूंगी। इसका मतलब सीमा को इस पार्टी के बारे में पता था, उसने ये दारू वाली पार्टी के लिए मना नहीं किया। हाँ भैया, भाभी को सब पता था और उन्होंने ही मुझे पार्टी करने की इजाजत दी थी। अब उनके बिना पूछे मैं कोई काम थोड़ी ना कर सकती हूँ। घर में ये सब क्या हो रहा है? सीमा, तुमने पार्टी रखी ली आखिर घर में? एक तो पार्टी के लिए इजाजत दे दी इसे, ऊपर से अब तुम्हें दिक्कत हो रही है कि घर में दारू शराब आई है। लगता है ननद जी ने फिर से मुझ पे इल्जाम लगा दिया है। ननद जी, आज तक मैंने बहुत बेशरम लड़की देखी है, लेकिन आप जैसी बेशरम लड़की आज मैं पहली बार देख रही हूँ। राजेश जी, मैंने ननद जी को पार्टी की इजाजत नहीं दी है। इसमें दारू शराब आने वाली है, इस बात का मुझे पहले से अंदाजा था, तो मैंने इसका सबूत अपने पास रख ही लिया था। साधना इतना कहकर अपना फोन निकाल कर उसमें एक रिकॉर्डिंग सुनाती है, जिसमें साधना और सीमा की आवाज होती है, जिसमें साधना सीमा की पार्टी के लिए उससे पूछने पर मना कर रही होती है। जिसे सुनने के बाद सीमा की सारी पोल पट्टी खुल जाती है और उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाती है। इस तरीके से साधना अपनी बेशरम ननद का खुलासा कर अपने परिवार वालों के सामने उसका सच ला देती है। उसके बाद से कोई भी सीमा की बात पर विश्वास नहीं करता। पुनीत एक गांव में रहने वाला अमीर जमींदार था, लेकिन पुनीत को अपने दोस्तों के साथ घूमना बहुत पसंद था। पुनीत एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा पैसे वाला आदमी था, लेकिन वो फिर भी गांव में अपने दोस्तों की तरह ही खेती बाड़ी करता था और उनकी तरह ही देसी अंदाज में रहता। एक दिन पुनीत की माँ मंजीरी पुनीत से कहती है, अरे कब तक तू इसी तरह अपने निकम्मे दोस्तों के साथ घूमता रहेगा? शहर जा, पैसे कमा। तू तो पढ़ा लिखा गवार बना घूम रहा है, अपने बीवी के आने के बाद भी यही करेगा क्या? अरे मैया मोरी, आप बिल्कुल ही बातवा को समझत ही नहीं हो, एक ही बातवा को लेके बैठी हो। पहले तो तुम मुझसे ढंग से बात कर, तू अभी अपने दोस्तों के साथ नहीं है जो बिल्कुल भोजपुरी में बात कर रहा है। ईमे का दिक्कत बा, वैसे भी भोजपुरी में करी या हिंदी में, बात तो एक ही बा। अपने पिताजी का काम में हाथ बटा तू, लेकिन नहीं, तुझे तो अपने दोस्तों के साथ खेती बाड़ी करनी है। उमे भी तो पैसा ही आवत है ना। तुझे मैं क्या समझा रही हूँ और तू क्या समझ रहा है? एक काम कर, तू वहीं जा अपने दोस्तों के साथ और कर खेती बाड़ी। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया बात बोली हो बाप। अच्छा, अब हम जावत हैं। हाँ जा तू, तेरी बीवी आएगी तब देखती हूँ मैं भी। आने तो दीजिए पहले हमरी उनको। इतना बोलकर पुनीत वहाँ से चला जाता है और खेत में अपने दोस्त पप्पू के साथ खेती करने लगता है। और वहीं थोड़ी देर में एक निहारिका नाम की बहुत ही खूबसूरत सी लड़की आती है। पुनीत उसे देखते ही उसे पसंद करने लगता है। पुनीत हिम्मत करके निहारिका के पास जाकर बोलता है, आप कोई नई है का इस जगह पर? पहले तो कभू ना देख ली तो के। सॉरी, आप थोड़ा हिंदी में बोलोगे? मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही है। अरे मैडम, पुनीत भैया ये कह रहे हैं कि आपको यहाँ पहले कभी नहीं देखा। हमें आवत है हिंदी,
पप्पू तुझे बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही बता सकते हैं। हम तो बस आपका ही रास्ता साफ कर रहे थे। आप दोनों खुद ही सारी बातें कर लेंगे क्या? मैडम जी आप बताइए, आप यहाँ कैसे आई हो? वैसे आप ही बात करो ना, जैसे अभी बात कर रहे थे। लेकिन आपको समझ नहीं आएगा वो। कोई बात नहीं, आप समझा देना। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। तो बतावा, आप यहाँ कोनो काम खातिर आई हो का? पुनीत और निहारिका इसी तरह बातें करने लगे और पुनीत निहारिका को जब समझ में नहीं आता तो वो उसे समझा देता। दोनों की बातें और मुलाकातें बढ़ने लगती है और दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। पुनीत ने कुछ दिनों बाद निहारिका को शादी के लिए प्रपोज किया और निहारिका ने शादी के लिए हाँ कर दी। कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के कुछ दिनों तक तो दोनों के बीच सब ठीक चलता है। कुछ दिनों बाद पुनीत निहारिका से कहता है, अरे ओ सुनती हो, तनिक बाहर तो आवा। ये क्या, हमारी शादी हो गई, अब तो हिंदी में बात किया करो। ये भाषा तो तुमको भी अच्छी लागत है ना, तो अब का परेशानी आ गई? शादी से पहले अच्छी लगती थी, लेकिन अब तो मुझे लगता है कि मैं खुद भी तुम्हारी तरह देसी बन जाऊंगी, तो मुझसे तुम हिंदी में बात किया करो। अरे मेहरारू जी गुस्सा थूक दीजिए ना। अब हम आपसे हिंदी में बात करें या देसी में, लेकिन समझ तो फिर भी जाओगी ही। हाँ ये ठीक है, अपनी बात में घुमाओ मत मुझे। तुमको नहीं तो कोनो औरों को घुमाई। वो सब तो ठीक है, लेकिन कब तक तुम यहीं गांव में पड़े रहोगे? यहाँ से बाहर तो निकलना पड़ेगा ना तुम्हें। अरे तुम भी ना, यहाँ से काहे निकलना है? यहाँ सब तो है, हम हैं यहाँ, तुम हो यहाँ, और क्या चाहिए? अरे मेरे देसी सैया, आगे के भविष्य के लिए। पहले हम आपको तो निहार ले हमारी निहारिका जी, भविष्य बाद में देख लेंगे। पुनीत अपनी बातों से निहारिका को मना लेता है। इसी तरह कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन बहुत दिनों तक जब ऐसा ही चलता रहा तो निहारिका को पुनीत के देसी होने से चिढ़ होने लगती है और वो किसी न किसी बात को लेकर पुनीत को सुनाने लगती है। ऐसे ही एक दिन निहारिका मंजीरी के साथ बैठकर बातें कर रही होती है। तभी सामने से पुनीत आकर कहता है, हमार धोती कुर्ता तो दे दो, हम तनिक बाहर से टहलाई। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कहीं बिजनेस विजिट के लिए जा रहे हो, चाहो खुद निकाल लो। अब क्या हुआ, जब मैं बोलती थी समझ नहीं आता था, अब सही है। इनमें कोई बड़ी बात थोड़ी बा, ये तो होत रहता है। मैंने तुम्हें कितनी दफा समझाया है कि हिंदी में बात किया करो। ये क्या है, क्यों गवारों की तरह बात करते हो? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल गवार लगते हो तुम। देसी देसी ना बोला कर छोरी रे, इस देसी की फैन ये दुनिया हो रही रे। कोई नहीं होता देसी का फैन, बस ये टीवी में ही अच्छा है। अरे तुम यहाँ से जा रहे थे ना, दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? अच्छा तुम लोगन के ना अच्छा लगा ये गाना तो कोनो बात नहीं, हम चलत हैं। निहारिका पुनीत की हमेशा हर किसी के आगे पुनीत के देसी होने पर बेइज्जती करती थी, लेकिन पुनीत को निहारिका की बातों का बुरा नहीं लगता था। वो निहारिका की बातों को मजाक में लेता था। कुछ दिनों बाद निहारिका के घर में निहारिका की सहेली रिया आती है और निहारिका से कहती है, अरे यार तो शादी के बाद भूल ही गई। नहीं यार, मैं कहाँ तुझे भूल सकती हूँ। ये सब छोड़ और अपने पति से तो मिलवा, मैं भी तो देखूं अपने जीजा जी को। हाँ ठीक है, रुक अभी बुला। निहारिका पुनीत को बुलाती है और रिया से मिलवाते हुए कहती है, इनसे मिल, ये है मेरे देसी सैया। देसी सैया, ये कैसा नाम है? अभी ये जब बोलेंगे ना तो खुद ही समझ जाएगी। सुनिए जी, जरा बोलना। रिया जी प्रणाम, हम निहारिका जी के पति। इसमें क्या देसी है, ये तो बड़ी ही तमीज से बात कर रहे हैं। रुक तो सही, पूरा तो सुन। हमका ता ई नहीं समझ आवत है कि निहारिका जी हमरे पर इतना काहे हंसत हैं। हम तो केवल देसी हैं, जानवर थोड़ी हैं। अरे वाह, तू तो सुबह शाम हंसती ही रहती होगी अपने देसी सैया के साथ। यार मैंने इनके देसी अंदाज को पसंद करके शादी तो कर ली, लेकिन अब इनको किसी से मिलवाने में मुझे बड़ी शर्म आती है। वो तो तू थी, इसीलिए सबको सच बता दिया, वरना किसी और के सामने होती तो बड़ी मुश्किल हो जाती। नाम बहुत ही अच्छा है, निहारिका का देसी सैया। तू भी मजाक उड़ा ले, तुझे यहाँ मैंने अपना दोस्त समझकर सब बताया, लेकिन तू भी बाकी सबकी तरह निकली। अरे तू बुरा क्यों मान जाती है, मैं तो बस मजाक कर रही थी। निहारिका और रिया की बातों को सुनकर वहीं खड़ा पप्पू आता है और बोलता है, भाभी अगर आपको इतना ही भैया के देसी होने से चिढ़ थी तो शादी क्यों की? अरे पप्पू कोनो बात नहीं है, निहारिका जी को हमारा देसी होना अच्छा नहीं लागत है तो बोल देती हैं
इनमें कौन सा बड़ी बात है। सही तो बोल रहे हैं तुम्हारे भैया। आपको शायद पता नहीं है भाभी, भैया बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे हैं और लेकिन वो आपकी तरह हर बात को चढ़ा बढ़ा कर नहीं बताते हैं। इतने ही पढ़े लिखे हैं तो ये देसी बनकर क्यों रहते हैं? आप भी तो बिल्कुल मॉडल बनकर रहती हो। जब आप लोगों को कोई टोकता नहीं है या कुछ बोलता नहीं है तो भैया के देसी होने पर क्यों बोल रही हो? लेकिन जब इन्हें बुरा नहीं लग रहा तो तुम क्यों बीच में आ रहे हो? बुरा लगता है तो भी भैया आपको कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि आपको बुरा ना लग जाए। और वैसे भी आप ये बताओ, शहर वालों की तरह कभी आपकी कहीं भी भैया ने आपकी तरह बेइज्जती की है? जी नहीं। तो यही तो फर्क है देसी लोगों में, वो आपकी इतनी इज्जत करते हैं जबकि वो आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन आपको तो बस अपने आगे कुछ दिखाई नहीं देता है। बात तो सही बोल रहे हैं ये। जीजा जी मुझसे भी इतनी तमीज से बात कर रहे थे। निहारिका को अपनी गलती समझ में आती है और वो पुनीत से कहती है, मुझे माफ कर दो। कोनो बात नहीं, आप और हम अलग थोड़े हैं और वैसे भी आपकी बातों का हम बुरा नहीं मानते। मुझे समझ आ गया है और अब मुझे अपने देसी सैया से कोई परेशानी नहीं है। पुनीत निहारिका को माफ कर देता है और निहारिका ये सब मंजीरी को भी समझाती है और उसके बाद निहारिका को पुनीत के देसी होने से कभी कोई परेशानी नहीं होती और पुनीत भी निहारिका से कभी देसी अंदाज में बात करता तो कभी शहरी अंदाज में और दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। बारिश की सुहानी रात थी। हाथों में अपने पति राहुल की तस्वीर लिए किरण खिड़की के पास खड़ी थी। ठंडी हवा के साथ बारिश की बूंदें किरण के चेहरे को छू रही थी। तभी किरण आंखें बंद करके एक लंबी सांस लेती है और गाती है, कभी ऐसा भी होता है भुला देती मैं तुमको, मगर बूंदे मेरी हर कोशिश बर्बाद करती है। राहुल तुम कहाँ हो? कब आओगे मेरे पास? और कितना इंतजार करना पड़ेगा? ये बारिश की बूंदें मेरे अंदर के प्यार को और सुलगा रही हैं। इन बूंदों के रुकने से पहले तुम आ जाओ ना। तुम कहाँ हो? इतना कहकर किरण राहुल की फोटो को किस करती है और फिर उसे जोर से अपने सीने से लगा लेती है और अपनी पुरानी यादों में खो जाती है। जब 3 साल पहले तेज बारिश की रात को वो राहुल से पहली बार रोड पर मिली थी। किरण बारिश के मजे लेते हुए अपने सैंडल हाथों में पकड़े हुए आराम से झूमते रोड पर चल रही थी कि तभी उसकी नजर अपनी कार से निकलकर बारिश में भीग रहे राहुल पर जाती है और वो उसके पास आकर कहती है, हेलो, क्या आपको भी मेरी तरह बारिश पसंद है? जी हाँ, कोई पागल ही होगा जिसे बारिश पसंद ना हो। हाँ, ये भी बात है। वैसे आप अपनी कार को साइड में खड़ा करके भीग क्यों रहे हैं? बारिश का मजा तो आप अपने घर जाकर भी ले सकते थे। नहीं, जहाँ बारिश गिरती है वही मेरी रफ्तार थम जाती है। इन बूंदों को देखकर मन करता है कि जल्दी से इनको खुद को छूने दूं। तो बस फिर कार साइड की और भीगने लग गया। वैसे आप सैंडल उतार कर क्यों घूम रही हो? फिसल गई तो आप संभाल लेना। अरे सीरियस मत लेना, मैं बस ऐसे ही मजाक कर रही थी। मैं तो ऐसी ही हूँ, कुछ भी बोल देती हूँ। चलो मैं चलती हूँ, आप एंजॉय करो। इतना कहकर जैसे ही किरण चलना शुरू करती है तो सच में उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने ही वाली होती है कि राहुल उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। तभी आसमान में जोर से बिजली चमकती है और किरण एकदम से डरकर राहुल को कसकर पकड़ लेती है और राहुल कहता है, आप ठीक है ना? जी मैं ठीक हूँ। वैसे मेरा नाम राहुल है और आपका? मेरा नाम किरण है और मुझे लगता है कि बारिश के साथ साथ तेज तूफान भी आने वाला है, तो हमें अब बारिश का मजा घर पर लेना चाहिए। चलिए कार में बैठ जाइए, मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ। वैसे भी इतनी बारिश में आपको कोई ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगा। ओके ठीक है। इतना कहकर किरण राहुल के साथ कार में बैठ जाती है। रास्ते भर दोनों काफी बातें करते हैं और पहली ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं और आपस में अपना नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। कुछ देर बाद राहुल किरण को उसके घर ड्रॉप कर देता है और वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही वक्त बीतता है। राहुल और किरण एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और एक शाम जब तेज बारिश हो रही होती है तभी राहुल किरण को कॉल करके कहता है, जान क्या कर रही हो? बेबी मौसम कितना कातिलाना है, जाहिर सी बात है मिस कर रही हूँ तुम्हें। हाय ओए मेरी किस्मत। जान
आ जाऊं क्या तुम्हारे पास? पागल हो क्या? घर में सब लोग हैं, कैसे आओगे? अरे तुम बस आधे घंटे बाद अपने घर की छत पर आ जाना, मैं वहीं तुम्हारा वेट करूंगा। आज बारिश में रोमांस करेंगे। इतना कहकर राहुल फोन रख देता है और आधे घंटे बाद किरण छत पर जाती है। बारिश बहुत तेज थी पर वहाँ राहुल नहीं था और वो जैसे ही छत से नीचे जाने लगती है तभी राहुल झट से उसके सामने आ जाता है और कहता है, जान कहाँ जा रही हो मेरे बिना? राहुल तुम सच में आ गए, मुझे तो लगा था तुम मजाक कर रहे हो। जान, रोमांस के मामले में कोई मजाक नहीं। ये बारिश, तुम और हमारा प्यार इस मौसम में आग लगाने के लिए बहुत है। आई लव यू राहुल। आई लव यू टू किरण। इतना कहकर राहुल किरण को कसकर अपनी बाहों में थाम लेता है और दोनों बारिश में जमकर रोमांस करते हैं। ऐसे ही वक्त बीतता है। अब जब भी बारिश आती तो राहुल और किरण कहीं भी हो दोनों एक दूसरे के पास पहुंच जाते। कुछ वक्त बाद दोनों अपने अपने घर वालों को इनके रिश्ते के बारे में बताते हैं और दोनों के परिवार वाले उनके रिश्ते को मंजूर करके उनकी शादी करवा देते हैं। ऐसे ही एक दोपहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है। तभी किरण जल्दी से भागकर छत पर जाने लगती है और उसकी सास रेशमा उसे रोकते हुए कहती है, अरे बहू कहाँ जा रही है इतनी बारिश में? और कहाँ माँ जी, बरसात में भीगने जा रही हूँ। खबरदार जो एक कदम भी और बढ़ाया तो छत की तरफ। मुझे ये बारिश में भीगना और किसी को भीगने देना पसंद नहीं है, इसलिए घर के अंदर रह। पर माँ जी, राहुल जी को भी तो बारिश में भीगना बहुत पसंद है, जाने दीजिए ना। पूछ लेना राहुल से, जब जब वो बारिश में भीगता है उस दिन वो घर से बाहर ही होता है और तेरे लिए बेहतर यही होगा कि तू भी इस बात को याद रखे। इतना कहकर रेशमा वहाँ से चली जाती है और शादी के बाद से किरण की बारिश में रोमांस करने की चाहत उसके दिल में ही रह जाती है। अब वो ना राहुल को कुछ कह सकती थी और ना ही अपनी सास से शिकायत कर सकती थी। ऐसे ही एक दिन राहुल को काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ता है। राहुल के जाने के बाद किरण की जिंदगी से बचा कुचा रोमांस भी चला गया था। पहले उसकी जिंदगी की बारिश की रातें रोमांस और प्यार से भरी थी। अब उसके पास उन रातों में तन्हाई और अकेलेपन के सिवाय कुछ नहीं था। आई मिस यू राहुल, आई रियली मिस यू, प्लीज कम बैक। इतना वक्त हो गया तुमसे मिले हुए, कब तक मैं अपनी बातों को ऐसे फोन पर, मैसेज पर, वीडियो कॉल पर कहूँ। माँ जी तो मुझे बारिश का मजा भी नहीं लेने देती और तुम्हारे बिना तो ये बारिश भी बड़ी बेकार सी लगती है। मुझे वो शादी के पहले वाला रोमांस करना है तुम्हारे साथ। किरण इतना बोल ही रही थी कि तभी कमरे की लाइट चली जाती है और किरण को पीछे से कोई जोर से हक कर लेता है। तभी किरण बोलती है, कौन है, कौन है, छोड़ो मुझे। किरण पीछे पलटती है और तेज बिजली चमकती है और उसे बिजली की चमक से राहुल का चेहरा नजर आता है और वो कहती है, राहुल तुम आ गए? हाँ मेरी जान, मैं आ गया और अब मैं यहीं रहूंगा, तुम्हारे पास कभी नहीं जाऊंगा। सच में राहुल, तुम नहीं जानते मैंने तुम्हें कितना मिस किया। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया था, तभी तो चला आया तुम्हारे पास। माँ के कमरे में गया तो वो सो रही थी, जैसे ही यहाँ आया तो लाइट चली गई। आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मुझे ये बारिश फिर से अच्छी लग रही है। वैसे अंदर आने से पहले मेरी जान की कई बातें सुन ली थी मैंने। अच्छा जी। तो फिर क्या कहती हो, चले आज अपनी पुरानी यादें ताजा करें। वैसे माँ भी सो रही है और मैंने आते हुए उनके कमरे का दरवाजा लॉक कर दिया था। चलो आज फिर से बारिश में रोमांस करते हैं और कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा हमें। हाय, इस पल का इंतजार तो मैं कब से कर रही थी। चलो फिर आज तुम्हारा इंतजार खत्म हो गया मेरी जान। इतना कहकर राहुल किरण को अपनी बाहों में उठा लेता है और उसे छत पर तेज बारिश में ले जाता है। तेज तेज हवा के झोंकों के साथ बारिश अपने पूरे जोर शोर पर थी। राहुल और किरण एक दूसरे के बाहों में सिमट जाते हैं। तभी राहुल बोलता है, जानती हो किरण, चाहे बूढ़ा ही क्यों ना हो जाऊं, पर कभी भी तुम्हारे साथ रोमांस करने से पीछे नहीं हटूंगा। सच में तुम बस प्यार नहीं, जिंदगी हो मेरी। तभी तो इतना वेट करवाया, जानते भी हो कितनी बरसातें निकाल दी मैंने तुम्हारे इंतजार में। पर देखो आज तो मैं आ गया ना, अब मैं कभी नहीं जाऊंगा। अब बस कुछ मत कहो, इस बारिश में मुझे खुद में खो जाने दो। राहुल किरण के माथे को प्यार से चूम लेता है, जिसके बाद दोनों एक बार फिर से बारिश में रोमांस करते हैं और अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं। दोपहर के 2 बज रहे थे।
मेघना छत पर सूखे कपड़ों को लेने जाती है और जल्दी जल्दी में वो चप्पल पहनना भूल जाती है। जैसे ही उसके पैर छत के गरम गरम फर्श पर लगते हैं, तभी उसकी जोर से चीख निकल जाती है और वो बोलती है, हाय हाय, मर गई मैं तो, जल गई। उफ, कितना गरम फर्श है। ऐसा लग रहा है जैसे छत का लेंटर तेज गैस पर रखा हुआ तवा है जिस पर मैंने पैर रख दिया हो। हाय, पहले चप्पल पहन लेती हूँ, फिर कपड़े उतारूंगी, नहीं तो KFC चिकन के जैसे रोस्ट हो जाएंगे मेरे पैर। इतना बोलकर मेघना वहाँ से वापस नीचे आती है और चप्पल पहनकर वापस से छत पर जाती है और सारे कपड़े उतार कर ले आती है और उन्हें सोफे पर पटक देती है। तभी उसकी सास नीलम कहती है, क्या हुआ बहू, क्यों गर्म पानी जैसी उबल रही हो? होना क्या है माँ जी, सूखे कपड़े उतारने के लिए छत पर गई थी और चप्पल पहनकर जाना भूल गई। पैर जल गए मेरे। पता नहीं गर्मी के दिन कब खत्म होंगे और बारिश कब आएगी। इस गर्मी ने तो जीना मुश्किल कर दिया है। अरे बेटा, अभी तो पूरा का पूरा जून और जुलाई पड़ा हुआ है, अभी कहाँ जाने वाली है गर्मी? माँ जी, पता नहीं क्या होगा इस गर्मी में। टंकी का पानी भी ऐसे निकलता है जैसे उबाल कर डाल दिया हो। बहू अब क्या करें, जो भी है वो यही दिन है। अब मौसम तो सारे ही आएंगे, फिर चाहे वो गर्मी का हो या बरसात का। जब जिसका समय होगा तब वो आएगा। वही तो माँ जी, समझ नहीं आता कि सर्दी के दिन इतने कम क्यों होते हैं। गर्मी के दिन तो खत्म होने में ही नहीं आ रहे और ये बरसात तो आकर राजी ही नहीं है। इतनी गर्मी में जनता उबल रही है पर भगवान भी रहम नहीं खा रहे। ये नहीं कि 2 बूंद पानी ही बरसा दे। खैर, मैं बाकी काम कर लेती हूँ घर का। इतना कहकर मेघना घर के बाकी के कामों में लग जाती है और काम करने के बाद जैसे ही नहा धोकर वो अपने कमरे में आराम के लिए जाती है, तभी लाइट चली जाती है। ये देखकर वो खुद से कहती है, बस यही होना बाकी था। 2 घड़ी आराम न कर लूं मैं कहीं। इस लाइट को भी अभी जाना था। हद है यार। एक काम करती हूँ, कमरे की खिड़की खोल लेती हूँ, थोड़ा बाहर की हवा तो आ जाएगी। इतना कहकर जैसे ही मेघना कमरे की खिड़की खोलती है तो उसके चेहरे पर गरम गरम हवा लगती है और वो बोलती है, क्या भगवान, क्या कसूर है मेरा और बाकी सबका? अरे सब पर नहीं करनी तो मेरे घर पर ही बारिश कर दो। क्यों गरम गरम हवा के थप्पड़ मार रहे हो? ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। जहाँ एक तरफ गर्मी बढ़ती जा रही थी तो वहीं बढ़ती गर्मी में लाइट भी घंटों तक नहीं आती। ऐसे ही एक रात जब मेघना अपने पति अरमान के साथ सो रही थी, तभी लाइट चली जाती है और मेघना के कानों में मच्छर भी संगीत बजाना शुरू कर देते हैं और वो झन्ना कर उठकर बैठ जाती है। तभी उसे कमरे के बाहर से नीलम की आवाज आती है, बहू मैं छत पर जा रही हूँ बिस्तर लेकर, तू भी आजा बेटा। लाइट का पता नहीं कि कब तक आएगी, अरमान को भी आने के लिए बोल दियो। जी माँ जी, ठीक है। अपनी सास की बात सुनकर मेघना अरमान को उठाते हुए कहती है, अरमान उठ जाओ। अरे यार, लाइट चली गई है। इतनी गर्मी में तुम्हें नींद कैसे आ रही है? चलो छत पर, माँ जी भी गई हैं। यार क्या है, तुम्हें जाना है तो जाओ, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे बहुत नींद आ रही है। अरे नींद आ रही है तो क्या इस गर्मी में ही सो जाओगे? चलो उठकर छत पर, दुनिया भर के मच्छर है यहाँ, उठो भी। मेघना के बार बार कहने पर अरमान उठ जाता है, जिसके बाद दोनों पति पत्नी अपना बिस्तर उठाकर छत पर चले जाते हैं, जहाँ हवा का कोई नामो निशान तक नहीं था। गर्मी से बेहाल मेघना आसमान की तरफ देखकर कहती है, भगवान, अगर कुछ दिन बारिश कर दोगे तो कौन सा आपकी टंकी में पानी खत्म हो जाएगा। अरे 2 दिन ही सही, इस गर्मी से राहत तो मिल जाएगी, कम से कम ठंडी हवा तो चलेगी। अरे बेटा, बरसात का इंतजार करने के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। बरसात को लाना या रोकना हमारे हाथ में नहीं है बहू। माँ जी, आखिर कितना इंतजार करे कोई? जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है ना, उस हिसाब से तो न जाने कितना पानी भाप बनकर बादल बन जाता होगा, फिर भी बारिश नहीं हो रही। यार तुम ये अपनी साइंस की क्लास फिर कभी दे देना, मुझे नींद आ रही है, सोने दो ना यार। सो जाओ। पता नहीं कौन सा नशा किया है जो इस गर्मी में भी नींद आ रही है। माँ जी, वो पंखा देना, हाथ से ही हवा कर लूँ मैं। जैसे तैसे हाथ से पंखा करते करते मेघना की रात बीत जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं पर आसमान से एक भी बूंद पानी नहीं टपकता। पर एक सुबह जब मेघना छत पर पौधों को पानी दे रही होती है, तभी मुरझाए हुए पौधे देखकर मेघना कहती है, हाय हाय, देखो तो सही इन पौधों को, बेचारे कैसे फ्राई होकर भुर्जी बन गए हैं। इतना पानी खाद देने के बाद भी हरे नहीं हो रहे, पर इसमें इनका क्या कसूर? इतनी गर्मी में तो बंदे सूख जाएं, ये तो फिर भी पौधे हैं।
इंद्र भगवान, हम इंसानों पर ना सही, कम से कम इन पौधों पर तो रहम खा लो, इनके लिए ही बारिश करवा दो। क्यों इतना इंतजार करवा रहे हो? पौधों को पानी देने के बाद जैसे ही मेघना छत से नीचे आती है, तभी वो देखती है कि उनकी पड़ोसन विमला नीलम के साथ बैठी हुई है और उनको देखकर मेघना कहती है, नमस्ते आंटी जी। अरे नमस्ते बेटा, नमस्ते। पौधों को पानी देकर आई हो? नहीं नहीं आंटी, वो तो बेहोश हो गए थे गर्मी से, तो मैं होश में ला रही थी। मजाक बहुत करती हो बेटा तुम। बेकार सवाल बहुत करती हो आंटी आप, मतलब कैसे आना हुआ घर? अरे मैं तो नीलम को बता रही थी कि मेरा बेटा हम सबको वाटर पार्क घुमाने ले गया था, वहाँ बड़ा मजा आया, बरसात के भी मजे लिए हमने तो। ये देखो कितना मजा आ रहा था। चलो मैं जाती हूँ, मेरी बहू इंतजार कर रही होगी। इतना कहकर विमला वहाँ से चली जाती है और शाम को जैसे ही अरमान घर आता है, तभी मेघना बोलती है, सुनिए जी, मुझे कुछ कहना है। जी कहो। देखो, मुझे नहीं पता कि आसमान से बूंदे कब बरसेंगी कब नहीं, कब तक इंतजार करना होगा, इसलिए आप मुझे और मम्मी जी को वाटर पार्क घुमाने ले चलो, हम वहाँ रेन डांस का मजा लेंगे। यार उसके लिए वाटर पार्क क्यों जाना है? बाथरूम में लगा हुआ फव्वारा चला लो, जितना मर्जी रेन डांस करो, कोई नहीं रोकेगा। इसके लिए पैसे क्यों बर्बाद करना? देखो, मैंने सलाह नहीं मांगी, जाने को कहा है। अभी इस महीने तो तुम जा नहीं सकती, बहुत खर्चा हो गया है, अगले महीने चलते हैं। अगले महीने जाने की क्या जरूरत है, सर्दी में जाएंगे ना, जब पार्क बंद होते हैं। और इतनी गर्मी में सारा सारा दिन मैं काम करती हूँ, एक छोटी सी चीज मांग रही हूँ, वो तक नहीं दी जा रही तुमसे। ऊपर से भगवान भी सुनकर राजी नहीं है, वो भी बरसात नहीं करवा सकते। मेघना के चिल्लाने की आवाज सुनकर वहाँ नीलम आती है और कहती है, अरे बहू, ये क्या हो गया? होना क्या है माँ जी, मैंने इनको कहा कि हमें वाटर पार्क ले चले घुमाने के लिए, पर ये तो खर्चा करने से ही हाय तौबा कर रहे हैं कि क्या कहूँ। और एक भगवान है कि बारिश ही नहीं कर रहे। अब अगर पैसे देकर बारिश के मजे मिल रहे हैं तो ये वो भी नहीं लेने दे रहे। अरे वो शांत हो जा, क्यों गर्मी में गर्म हो रही है? तो क्या करूँ माँ जी, मुझसे नहीं हो रही गर्मी बर्दाश्त, और अब नहीं होता मुझसे इंतजार बारिश का। मुझे बात ही नहीं करनी किसी से, जा रही हूँ मैं छत पर। इतना कहकर मेघना छत पर चली जाती है और रोने लगती है। तभी आसमान में काले काले घने बादल उमड़ आते हैं और जोर की आंधी चलने लगती है और नन्ही नन्ही ठंडे बारिश की बूंदें मेघना के चेहरे पर आ गिरती है। ये नजारा देखकर मेघना खुशी से झूम उठती है। तभी वहाँ नीलम और अरमान आते हैं और नीलम कहती है, ले बहू, हो गया तेरा इंतजार खत्म, आ गई बारिश। हाँ माँ जी, मेरा इंतजार खत्म हो गया। अरमान जी, मुझे माफ कर दो, गर्मी से दुखी होकर खामखाही आप पर चिल्ला पड़ी। कोई बात नहीं, तुम खुश हो, यही देखकर मैं बहुत खुश हूँ। तभी बारिश की रफ्तार बढ़ जाती है और सभी लोग खुलकर बारिश का मजा लेते हैं। सपना और कुमकुम दोनों बहनों की आपस में बड़ी बनती थी। सपना कुमकुम की बड़ी बहन थी। सपना कुमकुम से बहुत प्यार करती और दोनों अपनी चीजें एक दूसरे से बांटा करती। एक दिन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है। दोनों का झगड़ा सुलझाने के लिए उनकी माँ कांता आती है और कहती है, बस करो दोनों निकम्मियों, दोनों बिल्ली की तरह लड़ना बंद करो, वरना दोनों को झाड़ू से मारूंगी। दोनों बहनें रुक जाती हैं और लड़ना बंद होते ही कांता कहती है, क्या हो गया, क्यों लड़ रही हो दोनों? माँ देखो ना, दीदी ने मेरे कपड़े पहन लिए। अच्छा, आज ये तेरे कपड़े हो गए। वैसे जब तुम मेरे कपड़े पहनती है उसका क्या? तुम दोनों इतनी बड़ी गधी हो कि कल को अगर दोनों की शादी हो गई फिर याद करना दोनों। अच्छा ही होगा ना, दूर रहेगी मुझसे तो मेरे लिए अच्छा है, कुछ देना और लेना तो नहीं पड़ेगा। टेंशन मत लो दीदी, जब आपकी शादी होगी मैं तुम्हारे देवर से ही शादी कर लूंगी और मैं तुम्हारी देवरानी बनकर घर आऊंगी। तुझे तो मैं बताती हूँ, मेरी देवरानी बनेगी तू। इतना बोलकर सपना दोबारा कुमकुम पर टूट पड़ती है। दोनों की लड़ाई होने लगती है। इस बार कांता दोनों को एक एक झाड़ू मारकर दोनों से कहने लगती है, मरो दोनों के दोनों, एक पैसे की अकल नहीं है दोनों में। इतना बोलकर वो वहाँ से निकल जाती है। कुछ दिन बीतते हैं और सपना की शादी हो जाती है। सपना का एक देवर था जिसका नाम कुमार था। कुमार और कुमकुम एक दूसरे को पसंद करते थे और एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। सपना भी अपने ससुराल में खुश थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन सपना की सास शांति हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और उसकी सास सपना को कहती है, बहू, अरे ओ बहू, देख तो जरा दरवाजे पर कौन आया इतने टाइम। हाँ माँ जी, अभी आई।
सपना गेट खोलने जाती है और देखती है कि उसके देवर ने शादी कर ली। जब कुछ देर तक सपना वापस नहीं आती तो शांति दोबारा उसे आवाज लगाती है। कौन है बहू? भूत देख लिया क्या तूने कल मुही, जो आवाज बंद हो गई तेरी? माँ जी आप बाहर आइए, आपके भी होश उड़ जाएंगे। शांति गेट पर आती है और देखती है कि कुमार के साथ एक लड़की खड़ी है जो कि शादी के जोड़े में खड़ी थी। कुछ देर देखने के बाद शांति कहती है, ये क्या बेटा, तूने शादी कर ली, वो भी हमको बताए बिना? क्या करूँ माँ, अपने प्यार की शादी किसी और के साथ होते मैं देख नहीं सकता, इसलिए मैंने शादी कर ली। वो तो ठीक है, पर ये लड़की कौन है, जरा मुखड़ा तो दिखा। ये माँ भाभी की बहन कुमकुम है। क्या बकवास कर रहे हो देवर जी, ऐसा नहीं हो सकता। कुमकुम ने लव मैरिज कर ली और शादी करके मेरे ही घर आ गई। कुमकुम घूंघट उठाती है और बोलती है, देखा दीदी, बोला था ना कि लव मैरिज करके आपके ही ससुराल में आऊंगी। अब तो शादी हो गई और आप यहाँ से मुझे निकाल भी नहीं सकती। अब बस करो, जो हुआ सो हुआ। जा बहू, आरती की थाली ले आ, बहन तेरी पहले थी, अब तेरे देवर की बीवी है ये। जी माँ जी, अभी लाई। कर लो स्वागत मेरी देवरानी का और मेरी छोटी बहन का। सपना गुस्से में आरती की थाली लाती है और नई बहू का स्वागत करती है। अब रोज रोज सपना उन दोनों को देखकर जला करती। शादी के बाद कुमकुम भी अपना घर संभाल लेती है और सारे काम टाइम पर करती है। अब सपना को मौका मिल गया था कुमकुम को नीचा दिखाने का और वो अपनी सास के पास जाकर कहती है, माँ जी आपको चाय मिल गई क्या? मेरे कमरे में अभी तक चाय नहीं आई है। नहीं बहू, अभी तक तो नहीं आई। पता नहीं आज कुमकुम कहाँ रह गई। माँ जी चाय तब आएगी जब कुमकुम महारानी की आंखें खुलेगी। वो लाडो रानी अभी तक सो रही है। अच्छा, पर वो तो जल्दी उठ जाती है ना। लगता है आज उसकी तबीयत खराब है। एक काम कर, आज तू ही सारे काम कर ले घर के। मैं? माँ जी आप कुमकुम को क्यों नहीं बोलती हो? नहीं तो क्या मैं करूँ? चुपचाप जाकर काम कर ले, रोज करती है वो। आज तू कर देगी तो छोटी नहीं हो जाएगी। वैसे भी कोई तेरी पराई तो नहीं है, तेरी बहन ही तो है वो। ठीक है माँ जी, पर रात को मैं एक काम नहीं करूँगी। सपना इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और घर के सारे काम करने लगती है। सपना काम करते करते खुद ही अपने आप में बातें करती है और कहती है, हे भगवान, किस चीज की सजा दे रहा है तू मुझे? एक तो पहले ही मेरी बहन को मेरी देवरानी बना दिया और अब जेठानी का भी हक और माँ जी के आगे इज्जत सब खत्म करते जा रहे हो। सपना बातें करते करते अपना सारा काम खत्म कर लेती है और अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। वो कुमकुम के कमरे की तरफ से होकर गुजर रही थी और वो अपने पति से बात कर रही थी। कुमार की उस दिन ऑफिस की छुट्टी थी तो कुमार और कुमकुम दोनों बैठकर चाय पी रहे थे। वो ये सब देखती है और खुद से बात करते हुए कहती है, एक देवर जी हैं जो कुमकुम का कितना ख्याल रखते हैं और एक मेरा पति जिसको बिल्कुल भी कदर नहीं है मेरी। ऑफिस से घर और घर से ऑफिस। वाह रे ऊपर वाले, तेरी लीला अपरंपार है। एक ही घर में दो बहनों को भेज दिया, कोई ऐश कर रही है तो कोई पति के आने का इंतजार। काश मैंने भी लव मैरिज की होती तो मेरी भी जिंदगी कुमकुम जैसी होती। खैर, अपने नसीब में तो मेरे पति का प्यार है ही नहीं। इतना बोलते बोलते सपना वहाँ से चली जाती है कि तभी कुमकुम उसे देख लेती है और आवाज लगाकर कहती है, दीदी आप यहाँ आओ ना, चाय पी लो। तू ही पी चाय, तेरी किस्मत में ही पति के साथ बैठकर चाय पीना लिखा है। मेरा पति तो बस काम काम करता रहता है और मैं उसका इंतजार करती हूँ। कोई बात नहीं, आप अपनी देवर और देवरानी के साथ चाय पी लो। हाँ भाभी आओ ना, बैठकर बातें करते हैं। नहीं देवर जी, आप दोनों ही पीजिए, मुझे नहीं पीना। सपना इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और सपना को ऐसे मुंह बनाते देखकर कुमार कहता है, क्या हुआ भाभी, ऐसे क्यों बोल रही है? पहले तो वो ऐसा नहीं बोला करती थी। तुमने सुना नहीं? दीदी ने कहा कि मैं तो बस अपने पति का इंतजार कर रही हूँ। जब हम छोटे थे तो दीदी को लव मैरिज करना था, लेकिन घर वालों ने उनकी अरेंज मैरिज शादी करवा दी और अब मैं लव मैरिज करके आई हूँ, जिस वजह से दीदी चिढ़ गई है। अच्छा तो ये बात है, पर भैया भी क्या कर सकते हैं? वो जो भी करते हैं इनकी खुशी के लिए करते हैं, पर टाइम नहीं देते, ये तो अलग बात है। तो हम लोग जेठ जी से बात करके दीदी और जेठ जी को बाहर भेज देते हैं। कुछ वक्त वो दोनों साथ रहेंगे तो दीदी का मूड भी अच्छा हो जाएगा। चलो फिर तय रहा कि हम भैया और भाभी को एक लंबे टूर पे भेजेंगे। दोनों मिलकर पहले उन दोनों के लिए एक अच्छी सी जगह देखते हैं, फिर कुछ दिन बाद पुष्कर के साथ मिलकर वो घूमने जाने का प्लान बनाते हैं और पुष्कर कहता है,
नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा, मुझे ऑफिस में बहुत काम है, मेरे पास इतना ना फालतू समय नहीं है। अरे भैया, आप ऑफिस का काम मुझ पे छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। आप भाभी के साथ कहीं बाहर घूमने जाओ और उनका मूड भी अच्छा होगा। हाँ जीजू, देखो अगर आप उनको बाहर ले जाओगे तो उनको अच्छा लगेगा, और क्या पता दीदी आप पर खिसियाना भी बंद कर दे। हाँ वैसे कह तो तुम सही रहे हो, बहुत दिन से उसे मैं कहीं लेके नहीं गया घूमने के लिए। ठीक है फिर मैं अपनी पत्नी को लेकर कहीं घुमा के आता हूँ, और तुम ना काम संभाल लेना, ठीक है? ठीक है भैया, आपकी और भाभी की 2 दिन की बात की टिकट कर दी है, एंजॉय करना। सपना को बिना बताए तीनों ने प्लान बना लिया। अब वो दिन आ गया जब सपना और पुष्कर दोनों को टूर पर जाना था। दोनों टूर के लिए रेडी होकर निकल रहे थे कि तभी सपना को पता चलता है कि ये सारा प्लान कुमकुम और कुमार ने मिलकर बनाया, ताकि वो थोड़ा सा टाइम अपने पति के साथ स्पेंड कर सके। सपना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कुमकुम को कहती है, मुझे माफ कर दे मेरी बहन, मुझे लगा था कि तूने लव मैरिज की है तो तू ऐश कर रही है, पर तू तो बहुत अच्छी निकली। तेरी वजह से ही आज इतने सालों बाद मेरा पति मुझे बाहर ले जा रहा है। कोई बात नहीं दीदी, आप मेरी बड़ी बहन हो, आपके लिए तो मैं इतना कर ही सकती हूँ ना। आप भी तो मेरे लिए बचपन में बहुत कुछ करती थी, आज इतना मैंने कर दिया तो क्या हुआ, जाइए वरना फ्लाइट मिस हो जाएगी आपकी। दोनों बहनें आपस में गले मिलती हैं और दोनों कभी देवरानी जेठानी तो कभी सगी बहनों की तरह रहती हैं।